हेलो गाइस, आज हम लोग रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं। बट एक क्विक रिवीजन ले ले। एंड आई रियली होप बेटा आपने न्यूमेरिकल अच्छे से किया है कि 4 से 5 मार्क के आते हैं बेटा वो। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। चलिए, अभी हमने क्या देखा था? लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके कारण हमें चीज़ें हमारे आजू बाजू की दिखाई देना शुरू होती है। मिरर क्या है? एक हाईली पॉलिश सर्फेस है जिसपे जितनी लाइट आती है उतना मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है बेटा। इसे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखे थे। आज अपन लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखना है, तो अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। बेटा ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, दोनों पे एप्लीकेबल होता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर के जो इमेज है वो देखे थे। क्या क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब हमें पता है ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज, मतलब h इज इक्वल टू एच डैश। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, मतलब u इज इक्वल टू v। और एक आखिरी वाला क्या था हमारा? लैटरली इन्वर्टेड। चलिए ठीक है। फिर हमने अलग अलग डेफिनेशन देखी थी। कर्व मिरर की क्या देखी थी? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, अगर कर्व्ड इनवर्ड है तो कॉनकेव, कर्व्ड आउटवर्ड है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। फिर हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन देखी थी। वो क्या था? इट वाज द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज। ठीक है, या दिस कर्व मिरर इज, या दिस कर्व, कुछ भी है ना ये सब कुछ। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या देख रहा था? इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज पार्ट द कर्व्ड मिरर इज। ये हो गया। फिर उसके बाद हमने पोल देखा था। पोल क्या था? इट वाज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। फिर हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट फोकस। फोकस क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेस पैरेलल टू concave mirror after reflection converge and parallel to convex mirror, sorry, parallel to principal axis after reflection converge in case of concave mirror and rays parallel to principal axis diverge away when in case of convex mirror। समझा बेटा? देखो आपको फोकस का डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। वापस एक बार रिपीट करते हैं। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर और डाइवर्ज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हो गया। फिर फोकल लेंथ का डेफिनेशन देखा था। कुछ भी नहीं, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ये हो गया। आर इज इक्वल टू 2f हो गया। अपर्चर क्या था? डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया है। चलिए, फिर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या ये देखी थी हमने, रियल एंड वर्चुअल के बीच में डिफरेंस, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेजेस कैन नॉट बी कैप्चर्ड, रियल इमेजेस आर कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेजेस में रेज एक्चुअली मीट, वर्चुअल में दे अपीयर टू मीट था। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। फिर एग्जांपल देखा था। क्या एग्जांपल था बेटा? रियल का एग्जांपल था जो सर हम मूवी में स्क्रीन में जो देखते हैं वो। वर्चुअल का क्या था? प्लेन मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं तब। फिर ये आपको लॉस वगैरह मैंने बताए थे पूरे के पूरे, ये रे डायग्राम बनाने में हेल्प करते थे आपके। आपने अलग अलग रे डायग्राम बनाना सीखे थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के। उसके सिवाय आपने साइन कन्वेंशन भी देखा था। ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते डायरेक्टली पे यूजेस पे। कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या होते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर टॉर्च, सर्च लाइट या हेडलाइट वगैरह में यूज होता है। क्यों? उसे हम फोकस पर रख देते हैं तो पैरेलल रेस देना शुरू कर देता है। सेकंड क्या था? शेविंग मिरर। शेविंग मिरर वगैरह में क्यों यूज होता है बेटा? जब हम लोग उसके पास में खड़े होते हैं तो वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज देता है। याद है ना, प्लेन मिरर का वर्चुअल इमेज सेम साइज, कॉन्वेक्स का डिमिनिश्ड और कॉन्केव का एनलार्ज, उसी लिए यूज होता था। डेंटिस्ट वगैरह भी इसलिए यूज करते थे। सोलर हीट फर्नेसेस में इसलिए यूज होता था कि जब पैरेलल रेज आती है तो वो कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पे फोकस पे, जहां पे हम हमारा खाना रखते हैं तो गर्म होना शुरू हो जाता था। कॉन्वेक्स का क्या था? वो यूज होता था हमारे रेयर व्यू मिरर में। क्यों यूज होता था बेटा? जिससे हमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज दे दे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। भले वो डिमिनिश दे रहा है बट एक वाइडर व्यू दे जिससे हमें ज्यादा चीजें दिखना शुरू हो जाए। एग्जैक्ट सेम वाइडर व्यू के कारण हम लोग उसे डेड टर्न्स जो होते हैं, ब्लाइंड टर्न्स बोलते हैं, उसमें यूज करते हैं और शॉप एंड सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है पहले के जमाने में। फिर हम लोगों ने साइन कन्वेंशन देखा था जिसके ऊपर हमने पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड पे है तो यू नेगेटिव रहता है, तो यू हमेशा नेगेटिव रहता है। अगर इमेज मेरा लेफ्ट साइड पे बन रहा है तो नेगेटिव रहेगा, इमेज डिस्टेंस बढ़ाकर राइट साइड में बन रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट जब मैं रखता हूं तो उसे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखता हूं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहती है मेरी। बट यही अगर इमेज मेरी इन्वर्टेड है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव, और अगर वर्चुअल है मतलब सीधी खड़ी है, इरेक्ट है, मतलब उसका एच डैश पॉजिटिव हो जाएगा। ये पूरा अपन लोगों ने देखा था। सबसे इंपॉर्टेंट में जो बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ रहता है नेगेटिव और कॉन्वेक्स का रहता है पॉजिटिव। चलिए ठीक है बेटा, ये चीज़ें रटनी नहीं है, प्लीज रटनी नहीं है, समझ के चलनी है। ठीक है। फिर दो फॉर्मूला देखे थे। कौन से देखे थे? मिरर फॉर्मूला देखे थे पहले, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक ये देखा था हम लोगों ने। दूसरा मैग्निफिकेशन का देखा था, वो क्या था? h डैश बाई एच या फिर -v/u। अब मैग्निफिकेशन अगर हमारा फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है
मतलब वो क्या देता है, वर्चुअल रेट, और अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। अब दूसरा नंबर देखो, अब ये साइन को भूल जाओ, अगर नंबर 1 से ज्यादा आ रहा है मतलब क्या है, एनलार्ज्ड, 1 के बराबर आ रहा है मतलब क्या है, सेम साइज, और 1 से कम आ रहा है मतलब क्या है, डिमिनिश। ठीक है, ये सब चीजें देखी थी। अब आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन पहले तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। अरे सर आप तो बता रहे लाइट स्ट्रेट लाइन में आती है, बेटा अगर एक ही मीडियम है तो स्ट्रेट लाइन में आती है, अगर मीडियम चेंज होता है बेंडिंग हो जाती है उसमें, तो वही लिख रहा हूँ, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स वाइल ट्रैवलिंग, एक बार हो जाइए, हाँ, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम one transparent medium to another obliquely, अब मेरे को स्पेलिंग याद नहीं है, OBLIQUELLY मान के चल लेता हूँ, आप देख लीजिएगा स्पेलिंग। इसका मतलब क्या हुआ है समझाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए दो अलग अलग मीडियम का सेपरेशन लाइन है, मतलब ये मान लीजिए मीडियम 1 है, ये है मेरी मीडियम 2। ठीक है, अब अगर लाइट मेरी ये वाले मीडियम से ये वाले मीडियम में एंटर करती है कुछ ऐसा, तो उसे जाना तो ऐसा ही चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, बट नहीं, इसमें बेंडिंग हो जाती है, या तो ऐसी बेंडिंग हो जाती है या वो ऐसी बेंडिंग हो जाती है, मतलब या तो नॉर्मल के टूवर्ड्स आती है या फिर नॉर्मल के अवे जाती है। सर हमें कैसे पता चलेगा, वो सब चीज़ें बताऊंगा मैं, पहला बेसिक इसका मतलब समझ लीजिए। क्या हुआ, एक इनकमिंग रे में बेंडिंग होना शुरू हो जाती है जब वो अपना मीडियम चेंज करती है। कैसे कब होगा ये, जब ये ऑब्लिकली आएगी, ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है बेटा, टेढ़ी आएगी, मतलब ये ऐसी कुछ आएगी तब। ठीक है, अगर यही अगर बिल्कुल स्ट्रेट आई तो उसमें बेंडिंग नहीं होगी बेटा, वो स्ट्रेट की स्ट्रेट निकल जाएगी, इसलिए ऑब्लिकली वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए सब कुछ समझते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है ऑब्लिकली, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो बेंड हो जाती है, या तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, वो ठीक है। बट रीजन क्या है, रीजन ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्या है हमारा बेटा, क्या होता है ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसमें बेंडिंग हो रही है, उसका रीजन है कि स्पीड चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। तो जो अगर आप सुनते थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है, वो बेटा एयर या वैक्यूम में है। यही चीज अगर आप पानी में लेके आओगे ना तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, बढ़ेगी घटेगी, वैसे घटेगी, कभी वैक्यूम से ज्यादा स्पीड हो ही सकती है, 3 × 10⁸ से ज्यादा स्पीड हो ही सकती है लाइट की, तो उसे घटती है। समझे आपको ये चीज, मतलब देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो उसमें बेंडिंग हो रहा है, कब, जब वो ऑब्लिकली आ रही है। रीजन क्या है, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो रही है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है। ठीक है, अब देखो अपन दो तरीके के मीडियम का नाम सुनते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। बेटा ये ऑप्टिकली रेयरर ऑप्टिकली डेंसर है, ये आप लोगों का डेंसिटी से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आ रही है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। देखिए जानी ऐसी चाहिए थी, बट वो या तो टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। समझा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि टूवर्ड नॉर्मल बेंड हुई है या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई है। तो देखिए दो मीडियम होते, मैं आपको जैसे बता रहा था, एक काम करते इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको ब्लू कर लेता हूँ मैं। अब देखिए हमारे दो मीडियम थे, एक था रेयरर टाइप का और एक था डेंसर। तो रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जहाँ पे स्पीड ज़्यादा रहती है, स्पीड इज हाई, और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जहाँ पे स्पीड इज लेस। मतलब मान लो आपने जिस ऑब्जेक्ट में से लाइट आई थी, मतलब जिस मीडियम में से लाइट आई थी, दूसरे मीडियम में एंटर होते समय स्लो हो गई है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, रेयरर, दूसरा वाला हो जाएगा डेंसर। और यही जिस मीडियम से आ रही थी फिर दूसरे मीडियम में जब घुसी तब स्पीड बढ़ गई, तो पहला वाला डेंसर हो जाएगा, दूसरा वाला रेयरर हो जाएगा। सर नहीं समझा, देखो अगर पहले थी 5 ऐसी मान लो, बाद में हो गई 3, तो बेटा ये बन जाएगा रेयरर और ये बन जाएगा मेरा डेंसर। और यही चीज़ मान लो पहले थी 5 बाद में बन गई 30, तो जिसमें ज़्यादा है वो बन जाएगा रेयरर, दूसरा वाला बन जाएगा क्या मेरा डेंसर। समझा,
जिस मीडियम में स्पीड की लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है वो रेयरर बुलाया जाता है, दूसरा वाला डेंसर बुलाया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारी ब्लैक लाइट आई थी, यानी ब्लैक कलर की लाइट नहीं, जो ब्लैक रे मैंने दिखाया है, यानी कि बताता है ये वाली, वो इधर जाएगी या इधर जाएगी, ना टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। तो उसके लिए सिंपल सा, अगर लाइट रेयरर से आके डेंसर में जा रही है, मतलब अगर ये रेयरर है ये डेंसर है, तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। मतलब वो कौन से कलर की देगी, ये रेड वाली, यानी कलर चेंज नहीं होगा यहाँ का रे के लिए, वो ये रहेगी। और यही अगर उल्टा, तो यानी कैसा, अगर वो आ रही डेंसर से है, डेंसर टू रेयरर, तो क्या होगा हमारा, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। क्या होगा, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ये ब्लू वाली लाइट बनना शुरू हो जाएगी। समझा? तो बेटा देखो, अगर लाइट रेयरर से डेंसर आ रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब बेटा देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आई एम नॉट श्योर आपको राहुल द्रविड़ जो क्रिकेटर था वो पता है क्या, नहीं पता है तो आई एम नॉट श्योर आप कैसे इसे याद रखेंगे। बट देखिए, आप सिंपल से ये चीज़ ध्यान रखिए, राहुल द्रविड़ एक क्रिकेटर था, तो ट्रिक है हमारी क्या, राहुल द्रविड़ तमिलनाडु। क्या ट्रिक हमारी, राहुल द्रविड़ तमिलनाडु, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, और दूसरे वाले को पलटाना है, वो तो ईजी हो जाएगा, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? देखो एक बार फट से अपन देखते हैं, अपन ने क्या चीज़ देखी है। हमने क्या देखा, अगर एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आती है तो उसमें बेंडिंग होती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा है उसे बोलते हैं रेयरर, जिसमें कम है उसे बोलते हैं डेंसर। अगर मीडियम जैसे अगर लाइट रेयरर से डेंसर आ रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, और डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। ये चीज़ हमने देखा। फिर ट्रिक देख लिया राहुल द्रविड़ तमिलनाडु वाली। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मान लो ये जो मीडियम था, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, कोई भी रेयरर होगा कोई भी डेंसर होगा, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लाइट मेरी परपेंडिकुलरली मतलब नॉर्मली आई, तो मैंने बताया उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा, उसके पाथ में थोड़ा भी चेंज नहीं होगा, मतलब वो ऐसी कैसी निकल जाएगी। बस मेरा क्वेश्चन ये है, क्या स्पीड ऑफ लाइट मेरी चेंज होगी या नहीं होगी। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या स्पीड ऑफ लाइट हमारी चेंज होगी। तो ये बेटा स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी बट बेंडिंग नहीं होगी। मतलब बेंडिंग होने के लिए ऑब्लिकली आना भी जरूरी है। समझा? तो क्या क्राइटेरिया लगेगा कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो और लाइट हमारी ऑब्लिकली आ रही हो, तो ही हमारे रिफ्रैक्शन में बेंडिंग दिखेगी, वरना में बेंडिंग होती हुई नहीं दिखेगी। चलिए ये चीज़ें भी समझिए आपको। अब बेटा बेंडिंग भी कितनी होगी क्या होगी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन लोग। देखिए, अगर मान लो यहाँ पे स्पीड थी 10, यहाँ पे 8 है, तो ये रेयरर से डेंसर आए थे तो टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, थोड़ा बेंड हुआ। अब अगर यही स्पीड 8 की जगह पे 6 होती तो अब बेंडिंग ज़्यादा होगी, कम होगी या उतनी ही रहेगी? बेंडिंग हो जाएगी ज़्यादा। तो क्यों बेटा? जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा दोनों मीडियम के स्पीड में उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा। समझा आपको? कि अगर मान लो ये 10 और 6 है तो क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा बेंडिंग होगा एज कंपेयर टू 10 एंड 8 में। समझा? वो बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल हो या अवे फ्रॉम नॉर्मल हो, दोनों में सेम चलेगा। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, कि मान लो 10 से 80 आ रहा है तो ये क्या है, अवे फ्रॉम नॉर्मल है बेटा। अब यही चीज अगर 10 से 800 में आता तो भी अवे फ्रॉम नॉर्मल रहता, बट और ज्यादा बेंड होता। समझा आपको ये चीज? तो ये चीज ध्यान रखो, जितना ज्यादा स्पीड का वेरिएशन रहेगा दोनों मीडियम में उतना ज्यादा मेरा बेंडिंग बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये हटा देता हूँ, ये आगे कंफ्यूज ना हो जितना मैं कभी। ये चीज देख चुके हैं। अब बेटा हम लोग रिफ्रैक्शन डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं। बेटा आप लोग कभी गए होगे ऐसे शॉप में मिठाई के, तो आपको चाशनी के अंदर डूबा हुआ रसगुल्ला दिख रहा होगा। बेटा वो रसगुल्ला आपको बहुत ज़्यादा फुला हुआ दिख रहा होगा, बल्जी दिख रहा होगा, बट वो एक्चुअल में इतना बल्जी है नहीं। आपको क्योंकि देखो आपकी आंखों में से लाइट जो आ रही थी पहले एयर थी, फिर ग्लास और फिर उसके चाशनी, मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन हुआ तो उसके थोड़ा ज़्यादा बल्जी हमें दिखना शुरू होता है। पानी आप तो स्विमिंग पूल वगैरह देखते हो, आपको झांकने पर लगता है अरे तो बहुत शैलो है, बट अंदर जाओ तो पता चलता है बहुत ज़्यादा डीप था, तो वो भी एक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। या फिर कभी आपने ग्लास में मान लीजिए ऐसा, सॉरी ग्लास में से कुछ पेंसिल रखी हुई होगी पहले, फिर बाद में उसमें आप पानी डालते हो तो ये पेंसिल का कुछ शेप चेंज होता हुआ दिख जाता है आपको ऐसा कुछ,
वो भी हमारा रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है बेटा। ठीक है, जैसे अलग 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 हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन होते हुए हम लोग डेली लाइफ में। फिर अब बेटा एक मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, ये बहुत काम का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन पूछा जा सकता है, इसके ऊपर डेफिनेशन पूछा जाता है, इसे प्लीज थोड़ा ध्यान दो। और यही ऐसा वाले ही पैटर्न का एक और अपन लोग ये देखने वाले क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई, उसमें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक व्हाइट चार्ट पेपर लेना है। तो मान लो ये जो मेरा बोर्ड है व्हाइट चार्ट पेपर है, इसके ऊपर आपको एक रेक्टेंगुलर क्या रखने का है, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब ये ऐसा आपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख दिया, तो थोड़ा नीचे कर देता इसको मैं, आपने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख दिया। ठीक है, रखने के बाद इसको पेंसिल से बाउंड्री बना लो बोल देता है। ठीक है, अब यहां पे आओ और दो सेफ्टी पिन लगाओ जिसके ऊपर हेड हो, वो रहती ना बोर्ड पिन, दो बोर्ड पिन लगा दो। ठीक है, ये कार्डबोर्ड भी है, देखो कार्डबोर्ड के ऊपर आपने व्हाइट पेपर रखा है वैसा है, तो आपके बोर्ड के अंदर वो इजीली घुस जाएगा। क्या बोलते हैं आपकी ये बोर्ड पिन। ठीक है, आपने ये रख दिया। अब वो बोलता है अब एक काम करो, आप इस डायरेक्शन पे हो, यहाँ पे आ जाओ। आप पहले आप यहाँ पे थे, अब नीचे यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ से देखना शुरू करो और दो पिन और लगाओ। क्या बोल रहा है वो, दो पिन और लगाओ सच दैट आपके लिए वो दोनों पिन इसके थ्रू जब देख रहे हो तो वो चारों की चारों पिन सेम लाइन में हो। तो जब आप लगाओगे ना बेटा, आपकी वो दो पिन में भी एक ऐसी और एक ऐसी। रुक जाओ मैं एक बार थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ इस चीज़ को। आपने मान लीजिए दो पिन ऐसी लगाई थी, वो बची हुई दो पिन में भी ये यहाँ पे आपको ऐसी दिखना शुरू हो जाएगी। समझा ये चीज़? देखिए क्या किया हमने, स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर व्हाइट पेपर लगा दिया, क्यों, जिससे हम उसके ऊपर ड्रॉ व्रॉ कर सके। ग्लास स्लैब रखा, बाउंड्री बना ली। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने दो पिन लगाई ऐसी बोर्ड पिन। फिर हम लोग यहाँ पे आए अपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ से ग्लास स्लैब के थ्रू देखना शुरू किया और फिर दो पिन और लगाई सच दैट हमें ऐसा लगे कि चारों की चारों पिन हमारी सेम लाइन में आ रही है। ये हो गया। अब वो ग्लास स्लैब को हटा दो, वो पिन को भी निकाल लो, क्यों, पिन ने गड्ढा कर दिया, आपका काम हो गया। अब इन सब चीज़ों को ज्वाइन कर लो। देखो पहले आप इसको ऐसा ज्वाइन करो, फिर आप मे बी इसको ऐसा ज्वाइन कर लो, और फिर ये वाली इसको, ये जो है ये इसको भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप ये पाओगे कि वो लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है। देखिए स्ट्रेट लाइन क्या होनी चाहिए थी, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए थी, बट ये स्ट्रेट लाइन बनी नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ है तो मैं बताता हूँ। ये देखिए बेटा, ये यहाँ पे अगर मैं ऐसी नॉर्मल बनाऊंगा, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्यों, लाइट बेंड हो जाएगी। यहाँ पे ये क्या था, ये एयर था, ये ग्लास फ्लैप था, ये फिर से एयर था। देखिए यहाँ से यहाँ पे जब लाइट आई है तो मीडियम चेंज हुआ है, मीडियम चेंज हुआ है, रेरर से डेंसर आया है। मैं बताया था आपको, ये रेरर रहने वाला है मेरा, ये डेंसर रहने वाला है, और ये रेरर। रेयरेस्ट मीडियम कौन सा है बताए, वैक्यूम। वैक्यूम और एयर की स्पीड नियरली इक्वल मान सकते हो आप इसके लिए, तो आप एयर को भी रेयरेस्ट मीडियम बोल सकते हो। तो एयर रेयरेस्ट मीडियम में मतलब स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो ग्लास की स्पीड ऑब्वियसली कम रहेगी। तो रेयर से डेंसर है, इसीलिए देखिए वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गए। अब उसको भूल जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए। अब ये एक एंगल था और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है मेरा। ठीक है, ये यहाँ से इमर्ज कर रहा है मेरा। तो देखिए ये था मेरा डेंसर मीडियम, ये था मेरा रेयर मीडियम, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। वापस देखो, पहले रेयर से डेंसर आया, राहुल द्रविड़ तमिलनाडु, रेयर से डेंसर इसलिए टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, फिर डेंसर से रेयर गया, इसलिए वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। समझा इसे आपको क्या हुआ? तो उस कारण से ये चीज़ें स्ट्रेट लाइन में आई नहीं है मेरी बेटा। रादर आपको पता है ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल। मतलब हमारी एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कौन सी है बेटा, इसको आप इंसिडेंट रे बोलना शुरू करो अभी के लिए, रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं हम लोग अभी के लिए, रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली क्या रहेगी मेरी, इमर्जेंट रे। मेरी एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बन गई है क्या, पैरेलल। सर पैरेलल क्यों बनी बेटा, उसका रीजन ये है कि देखो जब पहले आप रेयर से डेंसर पे आए थे, जितना आप बेंड हुए थे टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयर आने पे उतना ही आप अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुए। मतलब अपोजिट पैरेलल जो ये मेरे है स्लैब, उसमें इक्वल बेंडिंग हुई है और अपोजिट डायरेक्शन बेंडिंग हुई है। यानी क्या हो गया, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में बेंडिंग हुई है, इक्वल एंड अपोजिट बेंडिंग ऑन द टू पैरेलल walls of the glass slab।
यानी क्या होता है मैं आपको मतलब बताता हूँ। मान लो आपका पहले ऐसे आ रहा था, ठीक है, अब मान लो 5 डिग्री से आप इस डायरेक्शन मूव किए, फिर बाद में यहाँ पे वापस 5 डिग्री से आप वापस इस डायरेक्शन मूव कर लिए, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो बेसिकली मेरा ये दोनों की दोनों पैरेलल बन जाएगी। क्यों? पहले 5 डिग्री लेफ्ट हुआ था, फिर थोड़ा देर 5 डिग्री राइट हो गया, तो बेसिकली मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है पर मेरा पाथ चेंज हो चुका है, इसलिए दोनों के दोनों क्या बन जाएगा मेरे पैरेलल। तो आपका क्या है इसमें सीखा हुआ, जैसे इंसिडेंट एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल। क्यों? बिकॉज देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट बेंडिंग ऑन द टू अपोजिट साइड्स ऑफ द ऑन टू अपोजिट वॉल्स या पैरेलल वॉल्स ऑफ अपना ग्लास स्लैब, ठीक है। इक्वल बेंडिंग है बस अपोजिट डायरेक्शन में, इस कारण से समझा ये चीज। चलिए इसके सिवाय बेटा ये जो है ना आपके ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है अब मैं आपको वो बताता हूं। ये होता है इट इज द परपेंडिकुलर, ये देखिए वो ऐसा परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे कमिंग आउट। मतलब क्या हो गया बेटा, जो मेरा ओरिजिनल पाथ था जो रेड डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है वो, और जो इमर्जेंट रे जो है मेरे जो ब्लू लाइन से बनाया है वो, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल सा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब बेटा देखिए, अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली आपका किन चीजों पर डिपेंड करता है, मतलब हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा सकते हैं क्या, कम कर सकते हैं? ये तो कौन सी 3 चीजों पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है हमारा? पहला तो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब का मतलब क्या होता है, ये कितना मोटा ऐसा है, यानी कितना फैला हुआ है। लोगों को क्या लगता है कितना उठा हुआ है, वो नहीं, कितना फैला हुआ है, उसे हम लोग थिकनेस बोलते हैं ग्लास स्लैब की। ठीक है। सेकेंड चीज पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये वाली, ये किस एंगल पे आप ला रहे थे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। देखिए अगर आपका ग्लास स्लैब कोई और मटेरियल से बना है या उसमें कुछ मिक्सचर्स वगैरह है तो उसके अनुसार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, तो अगर वो चेंज होगा तो भी आपका क्या लैटरल डिस्प्लेसमेंट चेंज होना शुरू हो जाएगा। समझा आपको ये चीज़ है? चलिए एक बार फटाक से देख लेते हैं हमने क्या देखा आज। हमने पहले रिफ्रैक्शन का देखा, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन देखा, वो क्या बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसफर मीडियम टू अनदर ट्रांसफर मीडियम ऑब्लिकली, या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग ऑब्लिकली, उसको वैसे कर लेते हैं, काम करते हैं, व्हाइल ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसफर मीडियम टू अनदर ट्रांसफर मीडियम। क्यों होता है? क्योंकि उसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, ज़्यादा कहाँ होती है रेयर मीडियम में, कम होती है डेंसर मीडियम में, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो चीज़ें देख लिया हम लोगों ने। और ये अगर परपेंडिकुलर या नॉर्मली आ रही है तो डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है, बट किस में चेंज होता है, स्पीड में चेंज होता है हमारा। फिर हमने एक्सपेरिमेंट देखा, ठीक है, इसमें हमने 2 चीज़ें देखी। सबसे पहले क्या देखा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देख लिया, वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट पाथ कमिंग आउट। इसके पीछे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और फिर हमने देखा कि ये रे पैरेलल क्यों हुई है, क्योंकि उसका बेंडिंग इक्वल एंड अपोजिट था दोनों वॉल्स के ऊपर, इस कारण से बन गई थी पैरेलल। लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो क्या क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये चीजें बेटा मैंने यहाँ पे दी हुई है, ये देख लिया, पहले आपको डेफिनेशन प्रॉपरली दिया हुआ है उस चीज़ का। फिर ये अलग अलग इफेक्ट्स जो हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन के, उसका एग्जांपल दिया हुआ है। फिर ये प्रॉपरली आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसमें वो ABCD वगैरह मार्क करो, सबको लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाला है। अब ये देखिए, देयर इज अ शिफ्ट ऑफ EO एंड O'H, क्या है ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। आप वो जो ये जो रे डायग्राम बना हुआ है, रे नहीं बोलना चाहिए, ये जो बना हुआ है इसके EO और O' में जो शिफ्ट हुआ है वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। उसका डेफिनेशन क्या है, lateral displacement is the perpendicular distance between the original path of the incident ray and emergent path coming out of the glass slab। और ये दोनों पैरेलल है, उसका रीजन ऊपर दिया हुआ है, क्या, एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग। ये देखिए दिखाता हूँ कहाँ पे, ये देखिए एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग
ऑन अपोजिट पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट, उस कारण से होता है ये, ठीक है। अब देखिए कौन से फैक्टर्स के ऊपर हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के ऊपर करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर करता है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब के ऊपर करता है। बेटा पहले की एग्जाम्स वगैरह में ना ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे आपको, इसलिए वो दिया हुआ है क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं आपके एक्सपेरिमेंट के समय। तो जो आपके ग्लास स्लैब के जो वॉल्स थे वो स्मूथ होने चाहिए बेटा, कर्व्ड या कटे कुटे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और दूसरा बेटा जब अपन लोग दो पिंस को लगा रहे हैं तो उन दो पिंस के बीच में एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखो, वरना क्या बहुत पास पास में रखोगे ना आपको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने में थोड़ा इशू आ सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक छोटी चीज़ और मैं वैसे बता देता आपको, बेटा ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल रहते हैं बेटा, तभी ये दोनों लाइनें पैरेलल बन पाती है आपकी, ठीक है। चलिए अब आपको जो मिलने वाला है असाइनमेंट उसे प्लीज गाइस थोड़ा प्रॉपर्ली अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय गाइस।